हेलो गाइस, मेरा नाम है मलिक और आप देख रहे हैं टेक क्विक लर्नर। गाइस, आज हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है वेब डेवलपमेंट। इसके अंदर हम 3 चीज़ों को कवर करने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा डिटेल में कवर करेंगे हम इन चीज़ों को। एक है पीएचपी जो बैकएंड के लिए यूज़ होती है, जेक्यूरी है जो फ्रंट एंड पे यूज़ होगी, और एक है माई एसक्यूएल, ठीक है, जो डेटाबेस को इंटरेक्ट करने के लिए यूज़ की जाएगी, ठीक है। ये तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। तो मैंने इन तीनों चीज़ों को क्यों चूज़ किया है, ठीक है, तो मैं आपको ये बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे पीएचपी की। पीएचपी का हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो पीएचपी जो आया था वो 1995 में आया था, ठीक है। इसका उस टाइम इसका नाम दिया गया था पर्सनल होम पेज, ठीक है, पीएचपी पर्सनल होम पेज। लेकिन इसका बाद में इसको चेंज करके हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसीजर कर दिया गया, ठीक है। तो बात करें पीएचपी जो है वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये इट्स ए टूल टू क्रिएट डायनामिक वेब पेजेस। तो अगर हम बात करें वेब पेजेस क्या होते हैं, तो वेबसाइट होती है ना, उसके अलग अलग पेजेस होते हैं, ठीक है। एक पेज भी हो सकता है, सिंगल पेज की वेबसाइट भी होती है। लेकिन अगर आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट अस है, अबाउट अस है, ठीक है, और भी ज़्यादा पेज हैं, कैटेगरीज वगैरह जो भी हैं, ठीक है, तो वो अलग अलग पेजेस हो जाते हैं। उन पेजेस को मिला के ही कॉम्बिनेशन जो होता है वो कहलाती है वेबसाइट, ठीक है। तो उन वेब पेजेस का जो कंटेंट होता है ना, उसको डायनामिक कर सकते हैं हम, ठीक है। मान लो अभी कोई नाम आ रहा है, तो आप चाहें तो उसको डेटाबेस से भी उस नाम को वहाँ पे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो पीएचपी इसलिए भी यूज़ की जाती है। पीएचपी का कोड जो होता है वो एग्जीक्यूटिंग होता है सर्वर पे, ठीक है। बहुत से होते हैं जो क्लाइंट पे होता है, जैसे हम जावास्क्रिप्ट की बात करें वो क्लाइंट साइड पे रन करती है। जेक्यूरी है जो उसकी लाइब्रेरी है वो भी जो है क्लाइंट साइड पे रन करती है। लेकिन पीएचपी का कोड जो एग्जीक्यूट होता है वो होता है सर्वर पे, ठीक है। पीएचपी जो है फ्री टू डाउनलोड है, इसको हम यूज़ फ्री कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी इसका चार्ज नहीं है, ठीक है। पीएचपी जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली लैंग्वेज है। अगर आप बात करें, इसका एक सीएमएस है वर्डप्रेस। तो जो भी ब्लॉगिंग की जो भी साइट होती हैं, अगर मैं ई कॉमर्स की बात कर लूँ तो ज़्यादातर पीएचपी पे ही यूज़ होती हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं शुड ऑलरेडी नो। अगर हमें पीएचपी इस वेब डेवलपमेंट को सीखना है तो हमें क्या आना चाहिए? हमें बेसिक नॉलेज आनी चाहिए एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट की। क्यों? क्योंकि जो पीएचपी का पेज होगा, ठीक है, आप एक अगर मान लो डेवलपर बनना चाहते हैं, ठीक है, आप डेवलपर बनना चाहते हैं और उसमें डिज़ाइनर भी काम करते हैं, ठीक है, आपकी टीम में डिज़ाइनर भी है, तो वहाँ पे कुछ एचटीएमएल का कोड लिखा हुआ है, सीएसएस का लिखा है या जावास्क्रिप्ट का लिखा हुआ है, तो आपको वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अगर उसको डायनामिक करना है, ठीक है, किसी की विड्थ को आपको जो भी कंटेंट के अकॉर्डिंग उसको बढ़ाना है या कम करना है, तो उसको डायनामिक करने के लिए आपको इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए कि कहाँ पे जाके उसको कैसे डायनामिक करना होगा पेज पे, ठीक है। तो अब हम बात कर लें पीएचपी फाइल कंटेंट की। तो पीएचपी की फाइल का एक्सटेंशन जो होता है ना वो .php होता है, ठीक है। जैसे HTML की बात करें तो .html होता है, तो इसकी जो फाइल सेव होती है वो .php करके होती है, ठीक है। फाइल कंटेंट क्या क्या करती है? CSS करती है, HTML, जावास्क्रिप्ट एंड पीएचपी का कोड तो होता ही है वहाँ पे, ठीक है। अब हम बात कर लें पीएचपी फंक्शनलिटीज़ की। तो पीएचपी फंक्शनलिटीज़ क्या क्या होती हैं? तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये डेटाबेस से इंटरेक्ट करती है। मान लो जैसे आपको नेम को ही डायनामिक करना था, तो वो क्या करेगा, आप सर्वर पे हिट करेगा, ब्राउज़र जो है रिक्वेस्ट करेगा सर्वर पे। सर्वर क्या है? वो डेटाबेस से इंटरेक्ट करेगा। पीएचपी जो है डेटाबेस से इंटरेक्ट करेगी और वो डेटा को फैच करा के लाएगी, और वो सर्वर जो है वो क्लाइंट को रिटर्न कर देगा नेम, ठीक है। तो इसलिए काम आती है। डेटाबेस में बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, ऐड, अपडेट, डिलीट, ठीक है, वो सारे हम पीएचपी के थ्रू कर सकते हैं। अब हम बात कर लें कि हम मैनिपुलेट फॉर्म डेटा को भी करते हैं पीएचपी के थ्रू। कैसे? जैसे कोई फॉर्म है, आप उसको सबमिट करते हैं तो एक मेल ट्रिगर कराना है। जैसे कॉन्टैक्ट का ही फॉर्म मान लें, आपने सबमिट किया अपनी इन्फॉर्मेशन डाल के क्लाइंट ने, और वो सर्वर पे जाएगा। सर्वर क्या करता है? सर्वर उसको मेल भेजना है तो मेल भेज देगा, या फिर डेटाबेस में रखना है डेटाबेस में रख देगा और रेस्पॉन्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो उस लिए भी हम फॉर्म डेटा की मैनिपुलेशन के लिए भी हम यूज़ करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुकीज़ की। जैसे कुकीज़ को रिट्राइव कराना है, न्यू कुकीज़ ऐड करानी है, डिलीट करानी है, ठीक है, वो भी हम पीएचपी के थ्रू सेट कर सकते हैं। अब हम बात कर लें फाइल्स की। फाइल्स में जो भी ऑपरेशंस होते हैं, जैसे फाइल को ओपन करना, फाइल को रीड करना, मॉडिफाई करना, डिलीट करना, एक्सेट्रा, जो भी ऑपरेशंस हैं फाइल्स के, वो हम पीएचपी के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लें कि डायनामिक कंटेंट, जो मैंने आपको बता ही चुका हूँ कि अगर पेज के कंटेंट को अगर डायनामिक करना है तो आप पीएचपी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शनलिटीज होगी, और भी बहुत सारी हैं, इमेज के साथ मैनिपुलेशन वगैरह है, तो बहुत सारी हैं। जब हम पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अब हम बात कर लें कि वाई वी चूज़ पीएचपी। और भी लैंग्वेजेस हैं, पीएचपी क्यों चूज़ करी? मान लो जावा भी है, .NET भी है, ठीक है,
और नोड है, बहुत सारी लैंग्वेज है बैकएंड के लिए। तो हमने PHP, तो PHP बता दूं, PHP फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक फ्री डाउनलोड की जाती है, ठीक है। इसको हम यूज़ फ्री कर सकते हैं, ये एक ओपन सोर्स है, ठीक है। और ये इट इज़ वेरी इजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड, ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे, वो भी समझते होंगे ना कि यार मुझे डेवलपमेंट में मूव करना है, ठीक है। 1 साल का एक्सपीरियंस है, डिज़ाइनर है, डेवलपमेंट में मूव करना है, तो ये बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब उसके लिए हो जाएगा ये कोर्स, ठीक है। तो मैं बताऊंगा उसको कि कैसे इजीली हम इसको लर्न कर सकते हैं, मतलब बिना किसी कोचिंग में, बिना किसी मतलब एक्सटर्नल रिसोर्सेज के, आप सिर्फ यहाँ पे ही आप कितनी जल्दी इसको लर्न कर लेंगे, आप देखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इजी टू लर्न है और अंडरस्टैंड है। और अगर हम बात कर लें इसके डेटाबेस की, तो मोस्टली मतलब बहुत ही वाइड रेंज में ये डेटाबेस जो होते हैं उसको सपोर्ट करता है, जैसे MySQL है, MariaDB है, DB2 है, MongoDB है, Oracle है, PostgreSQL है, SQLite है, ठीक है। मतलब ज़्यादातर देखो जितने भी हैं ये सब मतलब सारे पॉपुलर हैं, इन सारों को ही ये मतलब सपोर्ट करता है, ठीक है। तो अब हम बात कर लें प्लेटफॉर्म की, तो किस किस प्लेटफॉर्म पे रन होता है, तो ये विंडोज़ पे रन होता है, लाइनक्स पे होता है, मैक्स पे होता है, यूनिक्स पे होता है, ठीक है। तो जो भी हमारे ये सर्वर्स हैं, प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमें इसको रन करना होगा, ठीक है। तो ये सबको सपोर्ट इनको सपोर्ट करता है, तो मतलब मोस्टली सभी को ही करता है। अब हम कंपेटेबल की बात करें तो ये ऑल सर्वर को ही कंपेटेबल करता है। जैसे सर्वर होता है, जैसे PHP को रन करने के लिए सर्वर साइड लैंग्वेज है, तो एक सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो अपाचे या IASM का यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इंस्टॉलेशन की, PHP इंस्टॉलेशन क्या होता है, ठीक है। तो हमें इसका पूरा सेटअप करने के लिए, PHP कोड को एग्जीक्यूट सेटअप करने के लिए इन तीनों चीज़ों को जो मैंने बताया, PHP, jQuery एंड MySQL को, तो हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। कंप्यूटर तो है ही है, वो तो हमें चाहिए। उसके साथ हमें PHP और अपाचे PHP लैंग्वेज होगी, इसको हमें इंस्टॉल करना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अपाचे की, ये सर्वर हो गया, या आप IIS ले सकते हैं। और डेटाबेस की अगर मैं बात करूं तो एक MySQL या कोई और भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं जो रिकमेंड करूंगा वो PHP, अपाचे और MySQL, मैं इसी पे ही आपको कोड करके दिखाऊंगा, बताऊंगा, सिखाऊंगा कैसे करते हैं, ठीक है। अगर आपके पास मैक्स है, लाइनक्स है, यूनिक्स है, ठीक है, आपके जो लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम जो भी है उसमें अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आप ये टर्मिनल का यूज़ करके इससे इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। इससे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, टर्मिनल के थ्रू भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको अपाचे 2 इंस्टॉल करना होगा, ठीक है, MySQL इंस्टॉल करना होगा और PHP इंस्टॉल करनी होगी, ठीक है। अगर आप एक विंडोज़ यूज़र हैं तो मैं जो रिकमेंड करूँगा, मेरा भी विंडोज़ सिस्टम है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे XAMPP या WAMP का यूज़ करता हूँ, ठीक है। मैं बताऊँगा उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक पैकेज आता है पूरा WAMP या XAMPP, ठीक है, तो उसमें आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ XAMPP डाउनलोड, ठीक है, सॉरी XAMPP डाउनलोड, तो यहाँ पे जाएंगे, मैंने एक तो कर लिया है, देखो आपको ये दिख रहा है, इसलिए मेरा हो गया है, तो इसलिए यहाँ पे ये दिखा रहा है ब्लू करके। तो यहाँ पे देखेंगे अगर आप विंडोज़ में हैं, ठीक है, आप ये यूज़ कर रहे हैं इसका वर्जन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये PHP का वर्जन हो गया 7.4, ठीक है, ये 8 हो गया, 8 से 8 इतना है, 8.1 जो करंट वर्जन ये चल रहा है ये है, ठीक है। तो आप इसमें से कोई भी अपना डाउनलोड कर सकते हैं, ये 64 बिट्स के लिए, विंडोज़ के लिए, ठीक है। तो आप 32 भी इवन है तो आप ये भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, ये दोनों में ही रन हो जाता है, ठीक है। एक आपको एक मैसेज तक दिखाएगा और इंस्टॉल हो जाएगा ये, ठीक है। अगर आप लाइनक्स वगैरह यूज़ करते हैं तो आप यहाँ से ये भी डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर आप मैक वगैरह यूज़ करते हैं तो आप ये डाउनलोड करके यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो आप XAMPP या WAMP जौन सा भी चाहें आप यूज़ कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैंने ये इंस्टॉल कर रखा है, मैं आपको दिखा दूं, ये मेरा सर्वर है, जब मैंने इंस्टॉल कर लिया है। आप इंस्टॉल कर लें, अगर कोई इशू आता है इंस्टॉल करने में आप कमेंट कर दें तो मैं बता दूंगा आपको कि अगर क्या इशू आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको अपाचे चाहिए, अपाचे मिल गया, MySQL चाहिए तो MySQL मिल गया, PHP जो रन होती है वो अपाचे पे होती है, ठीक है। तो अपाचे मतलब सर्वर हो गया, सर्वर को हम ऐसे करके स्टार्ट कर देंगे तो यहाँ पे आप दिखा देगा कि हमारा सर्वर जो है स्टार्ट हो चुका है। ये देखो ये पोर्ट नंबर दिखा दिया, ठीक है, और ये हमने स्टार्ट कर दिया MySQL को, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी स्टार्ट हो गई है। तो इस तरीके से आप अपने सर्वर को इंस्टॉल कर लीजिए, पूरा सेटअप कर लीजिए, ठीक है। तो आने वाली वीडियो में हम बताएंगे कि पहला प्रोग्राम PHP में कैसे लिखा जाता है, ठीक है।
तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।